चलिए फिर शुरू करते हैं, क्योंकि हमें लग नहीं रहा है, पता नहीं एक बंदे और हैं वो गायब हैं अभी तक। अरे वो एक ग्रुप बना दीजिए ना। ग्रुप में मतलब अगर ले मतलब किसी को अलग रखना है तो ठीक है, नहीं तो एक में मैसेज डाल देंगे ना जितने लोग का। अगर कोई और ऐड करना चाहेगा तो मैं नंबर दे दूंगा, उसमें ऐड कर दीजिए। उसमें से नंबर मतलब मैसेज आता जाता रहेगा और वो शेयर करने के लिए फाइल भी सही हो जाएगा, कहीं अलग से नहीं करना पड़ेगा। अरे तो हमने बना रखा है ना ग्रुप ब्रॉडकास्ट वाला। ब्रॉडकास्ट में अगर आपका नंबर मतलब वो नहीं सेव किया तो उसका नहीं जाता हाँ, है। उसमें ये है कि नंबर सेव नहीं है तो फिर नहीं जाएगा। चलिए अभी आज बना लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो कल के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबनेटिंग में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। जब हम सबनेट करते थे तो हमने बताया था कि जो सबसे लास्ट वाला होता है क्लास सी वाला आईपी एड्रेस, उसमें 256 हमें एड्रेस मिलते हैं मैक्सिमम। 256 यानी 256 कंप्यूटर्स लगा सकते हैं, लेकिन रियली में इतने लगते नहीं हैं, क्योंकि कुछ आईपी एड्रेस रिजर्व होते हैं। ठीक है, तो अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें, अगर हम अपना जैसे मॉडेम खरीद के ला रहे हैं, उसके थ्रू कनेक्ट करा रहे हैं, तो उसमें दो आईपी एड्रेस वेस्ट हो जाते हैं। एक तो नेटवर्क के लिए पहला वाला, और दूसरा जो होता है वो ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व हो जाता है। सेम चीज एज्योर में भी है। एज्योर में क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा रिजर्व हो जाते हैं। इसमें ये मैंने देखिए लिख रखा है एग्जाम्पल के लिए। इसमें एज्योर में 5 आईपी एड्रेसेस रिजर्व होते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं वो लोग कि कितने आईपी एड्रेस रिजर्व होते हैं या फिर कितने यूजेबल आईपी एड्रेस होते हैं। तो यानी 255, अरे 256 टोटल होते हैं ना, अगर क्लास सी की बात करें हम। तो क्लास सी की अगर हम बात करते हैं तो 256 आईपी एड्रेस हमें मिलते हैं। नंबर ऑफ होस्ट भी इतने ही होते हैं, इतने ही नंबर ऑफ आईपी एड्रेस भी होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं होस्ट को असाइन करने के लिए। तो एज्योर में क्या होता है कि इसमें 5 आईपी एड्रेस रिजर्व कर दिए जाते हैं। तो 5 रिजर्व हो गए तो 256 माइनस 5 करेंगे, यानी कितने आ जाएंगे? 251। ये क्या हो जाएंगे? ये यूजेबल आईपी एड्रेस हो जाएंगे। मतलब 251 ही यूज होंगे, बाकी 5 ये अपना रिजर्व करके रख लेता है। ये चीज़ मैंने बतानी थी, और इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख दिया है। जो आपके नोट्स मैंने प्रोवाइड करें उसमें आपको मिल जाएगा रिजर्व आईपी एड्रेस के नाम से। और कल का एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ये आईपी एड्रेस है, अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें पूछेगा सबनेट मास्क, इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको बाद में बता दूंगा समय मिलेगा तो। सबसे ज़्यादा ये हुआ टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस, टोटल नंबर ऑफ ईच नेटवर्क, अरे होस्ट। ठीक, तो इसका टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क फाइंड करने का सोल्यूशन होता है कि 2 की पावर n, जहाँ पे n जो होता है वो जो नंबर ऑफ होस्ट बिट जो होते हैं, अरे सॉरी होस्ट बिट कह रहे हैं, नंबर ऑफ बिट्स पीओ बोरोड फ्रॉम होस्ट। ये देखिए, तो फिलहाल ये जो n होता है नंबर ऑफ बिट बोरोड फ्रॉम होस्ट, जितना उधार दिया रहता है उसी को बोलते हैं ये, उसी की वैल्यू होती है n। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो क्लास सी का होता है वो /24 होता है, राइट। तो 24 होता है, तो कितना दे दिया उसने? 6 दे दी, तभी तो 30 हुआ, यानी n की वैल्यू हो गई 6 यहाँ पे इस केस में। तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 6 इक्वल टू 64, 64 हो जाएंगे। ठीक, अब ये 64 कैसे हो रहा है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। और
टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस ऑन ईच नेटवर्क, कितने आईपी एड्रेस होंगे? टोटल 32 होते हैं ना, तो बच्चे कितने? 32 होते हैं और उसने ऑलरेडी कितने दे दिए हैं? 6। तो बचे कितने? 2। तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, कितने हो जाएंगे? 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। 3 आईपी एड्रेस हो गए। इतना ही क्या होगा? नंबर ऑफ होस्ट भी यही होगा। कल हम आईपी होस्ट कैसे निकाल रहे थे आपको मैंने बताया था, सेम है, ये उल्टा करके मैंने निकाल दिया। उस मेथड से भी मैं बता देता हूँ, कल जो मेथड से मैंने बताया था। ये आईपी एड्रेस मैंने इसको बाइनरी में मैं लिख लेता हूँ, तो क्या होगा? ये 0 है ना, इसको बाइनरी में मैं लिखता हूँ क्योंकि ये 3 बिट तो नेटवर्क के लिए जरूर है, बाकी लास्ट वाला ही हमने बदलते हैं, इसलिए हम लिख लेते हैं ऐसे। 0 से ही लिखते हैं, डिनोट करते हैं 0 0 0 0 0 4 5 6 7 8। तो इसमें तो इसने ऑलरेडी 6 नेटवर्क को और दे दिए, बचे कितने? 2। तो हमने कैसे बताया था? 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऐड करेंगे, 2 की पावर 1 से ऐड करेंगे। इसको 1 मान लीजिए क्योंकि अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सबको 1 मान लीजिए बिट्स को, ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 और प्लस 2, ये हो गया 3। तो नंबर ऑफ होस्ट कैसे निकल के आ गए? 3 हो गए। या फिर शॉर्टकट मेथड वही है कि टोटल कितने होते हैं? 32 होते हैं ना ऑक्टेट, अरे बिट्स, 8 इसके, 8 इसके, 8 इसके और 8 इसके, हो गए टोटल 32। और ये फाइनली लिखा कितना है? 30। और क्लास सी का अगर आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है 24, तो 24 से 30 बना यानी 6 इसको मिल गए। तो ये वाला तो हो जाएगा नंबर ऑफ नेटवर्क का फार्मूला निकालने के लिए। अब बचे कितने? 30 के बाद 2 बचे, तो 2 बार इसको बाइनरी वाले को ऐड कर लेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ होस्ट निकल जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका आपका सिंपल जो मैंने बताया था कल, ये वाला, इस तरह से आपने बाइनरी में लिख लेना है 8 बिट्स को और देखना है कि कितने बिट्स नेटवर्क को दिए गए हैं। तो इसमें हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 24 और 30, यहाँ से हमें पता चला है 6 बिट नेटवर्क को रिजर्व कर दिए गए हैं। तो यानी 6 बिट को हमने हटा दिया यहाँ से, बचे कितने हैं? 2 बिट। 2 बिट में अपना ये हम जोड़ के निकाल लेंगे कि कितने ऑफ नंबर ऑफ होस्ट होंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस, नंबर ऑफ नेटवर्क। अब ये नंबर ऑफ नेटवर्क हमने कैलकुलेट किया था, कितना आए थे? 64। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कैसे 64 आया, नंबर ऑफ नेटवर्क का मतलब क्या हुआ। एक दूसरा आईपी एड्रेस लेते हैं जो थोड़ा सा, जिसमें होस्ट ज़्यादा हो, 0.0.0 स्लैश, मान लीजिए हमने इसमें कर दिया 24, तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, 26 कर लिया। हाँ ठीक है, 26 ही कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? पॉइंट, इसको बाइनरी में मैं लिख लेता हूँ लास्ट वाले को, 4 5 6 7 8। तो क्लास सी में तो 3 तो ऑलरेडी नेटवर्क के लिए रिजर्व है। अब 26 का मतलब क्या होगा? 24 से हम इसको देखेंगे 24 से, तो 2 बढ़ा है यानी 2 बिट्स और हमने नेटवर्क को दे दिए हैं। बचे कितने हमारे पास? 6। तो सबसे पहले नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट करेंगे, और नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए मैंने बताया था फार्मूला 2n, जो कि जितना बोरो हुआ था, कितना बोरो हुआ है यहाँ पे 2 उधार दिया गया है, तो 2 यानी नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो जाएंगे? 4। अब ये नंबर ऑफ नेटवर्क से क्या मतलब होता है रियल लाइफ में, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहले आप नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा। यहाँ से हम शुरू करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3
ये वाला ऐसे कितने हैं, 6 हैं, तो 6 बार ये चलेगी हमारी सीरीज। 5 और 6 यानी 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 तक। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 32, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इसको जोड़ लेते हैं हम। 3 4 7 8 15 16 31 और 32 कितने आ गए, 63। यानी नंबर ऑफ होस्ट कितने हो गए, 63 हो गए। ठीक है, तो 63 का मतलब क्या हुआ, इस आईपी एड्रेस की रेंज में पहला आईपी एड्रेस क्या होगा, 168.0.0 से लेके दूसरा आईपी एड्रेस हम क्या लिखेंगे, .0.0.1 लिखेंगे। तीसरा वाला क्या लिखेंगे, हमने 0 का लिया था ना, ठीक है, .2 एंड सो ऑन। ऐसे सीरीज बढ़ती चली जाएगी। सबसे लास्ट वाला कितना होगा, 192.1 अरे .0.0.62 तक जाएगा, क्योंकि 0 भी इसमें इंक्लूडेड है ना। नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, 63 हैं, यही होता है नंबर ऑफ आईपी एड्रेस, 62 तक जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्या होगा, अगला नेटवर्क बन जाएगा जो भी आपका, क्योंकि आपने सबनेटिंग कर रखी है तो इसको ऐसे लिखेंगे आप /26। ये सारे जीरो हैं, मैंने 168 लिख दिया यहाँ पे, ये भी जीरो है। तो इस हिसाब से मतलब जीरो की जो सीरीज स्टार्ट होगी 0 से लेके 62 तक जाएगी। लेकिन जैसे ही 63 होगा वो दूसरा नेटवर्क कहलाने लग जाएगा। कैसे कहलाएगा, जब हम लिखेंगे ऐसे 168.0.63/26, ये दूसरा नेटवर्क में आ जाएगा। अब इसकी सीरीज कहाँ से चलेगी, 63 से लेके डॉट, अरे 0 होगा, फिर बोल जा रहे हैं 0 डॉट, इसमें फिर 63 आप जोड़ लीजिए, इसको इंक्लूड करेंगे तो एक कम करके जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 63 और 63 3 3 6, यानी लास्ट का हो जाएगा डिजिट 5, 6 12, 125। 125 तक जाएगा। ठीक है, फिर ये जो दूसरा सीरीज स्टार्ट होगी 126 वाली, 0 है 1 2 6। अब ये कितना नेटवर्क होगा, ये भी जाएगा, इसमें भी हम 62 जोड़ लेते हैं क्योंकि 126 तो उसमें ऑलरेडी है। तो कितना हो जाएगा, 126 में 62 जोड़ देंगे तो 6 2 8, इधर होगा 2 6 8, ये भी हो गया, और ये 188 हो गया ना, 188 तक जाएगा। ये तीसरा नेटवर्क बन गया। सेम ऐसे फोर्थ नेटवर्क जब बनेगा तो शुरू होगा कितना, 192 से डॉट 189 से। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट वाला जो आईपी एड्रेस होता है 255। ठीक, तो कहने का मतलब यही होता है सबनेटिंग में कि जो एक बड़े आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है हम उसको ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करने के बाद जितना यूज होता है हमारे काम का उसको ले लेते हैं, बाकी दूसरे को उधार दे देते हैं। तो हुआ क्या, ये टोटल जो रेंज थी 255 तक वाली, हमने क्या किया, 63 तक इसको 4 भाग में बांट दिया। देखिए 1 2, एक तो इधर है, 1 2 3 4, इसीलिए हमारा नेटवर्क कितना बना, फार्मूला के अकॉर्डिंग 4 बना, और यहाँ पे भी हमने 4 दिखाया कि 4 नेटवर्क बने हैं। नेटवर्क से मतलब है कि भैया ये अलग अलग बाउंड्री एक तरह से खींच गई।
ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है। जैसे कॉलेज होते हैं या स्कूल होते हैं, समझ लीजिए वो हो गया ये अलग स्कूल है, ये अलग स्कूल है, ये अलग है, ये अलग है। अब इन दोनों में अगर कम्युनिकेशन कराना हो चारों नेटवर्क में, तो डायरेक्ट अगर वायर जोड़ देंगे तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए डिवाइस आती है जिसको हम राउटर कहते हैं। ये डिवाइस आपको कनेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि आपके रियल लाइफ में भी एक्चुअली ऐसे ही होता है। आप इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होते हैं, आपके पास एक मॉडेम होता है जिसको आप जो भी बोल लीजिए, मॉडेम या फिर राउटर बोलते हैं। जो इंटरनेट होता है ऐसे, ये भी बहुत सारे सबनेट से मिलके बना होता है। कोई साइट यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। ये सारी साइटें एक दूसरे से राउटर के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि अलग अलग सारे नेटवर्क्स होते हैं। सिंपली आप जैसे राउटर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, आपका एक मोबाइल डिवाइस है, मान लीजिए एक लैपटॉप है। इनको एक ये राउटर क्या करता है, जब से वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए नेट अभी ऑन नहीं किया आपने, राउटर से केवल कनेक्ट कर दिया है, तो ये क्या करता है, वाईफाई के थ्रू एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। इसमें डीएचसीपी सर्वर लगा होता है छोटा सा, जो छोटे से नेटवर्क को मैनेज करता है। यही आपकी डिवाइस को आईपी एड्रेस प्रदान करता है। तो इसके वाईफाई के नेटवर्क से अगर आपने लैपटॉप जोड़ दिया और मोबाइल जोड़ दिया, ठीक है, तो जब राउटर आप कॉन्फ़िगर करेंगे फर्स्ट टाइम, तो उसमें पूछता है कि कौन से आईपी की सीरीज का आप लेना चाहते हैं आईपी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला आईपी हम लोग लेते हैं, बाकी आप कोई भी ले सकते हैं। ये वाला ले लेंगे और इसमें क्लास सी का ले लिया, तो यानी एक राउटर में 256 मैक्सिमम मोबाइल्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, सॉरी 255, ठीक है। बाकी अगर रिजर्वेशन वगैरह को छोड़ दें तब, नहीं तो रिजर्वेशन में तो कुछ कम ही हो जाते हैं ना। तो सेम चीज़ ये हो गया, ये हो गया आपका अलग नेटवर्क। और आपको अगर इंटरनेट पे जाना है तो ये राउटर ही आपको इस आईपी एड्रेस को इंटरनेट पे लेके जाता है। यही डिफाइन करता है कि आपका राउट कहाँ है, किस रास्ते के थ्रू आपको जाना है। यानी कुल मिला के ये आपका नेटवर्क हो गया, ये लोकल नेटवर्क हो गया जिसको आपने आपके राउटर ने क्रिएट करके आपको दिया। और अगर आपको इंटरनेट पे जाना है या किसी और नेटवर्क से बात भी करनी है, तो भी आपको राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि इंटरनेट भी एक अलग ही नेटवर्क होता है, इसलिए जो भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराता है वो राउटर का काम होता है। सेम चीज़ अगर हमने सबनेटिंग कर दी है, इसमें हमने 4 नेटवर्क बनाए थे प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो उसमें क्या होगा कि भैया चारों नेटवर्क्स आपस में बात ऐसे नहीं कर पाएंगे, बीच में आपको राउटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ थी 30 वाले में, क्या हो गया, हमारे पास 3 ही होस्ट हैं। तो नेटवर्क कहाँ से आईपी एड्रेस शुरू होगा जी, एक तो 0 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा। जैसे ही 3 होगा वो अलग नेटवर्क में चला जाएगा, 3 4 5, फिर ऐसे 6 7 8, ये अलग नेटवर्क में चला जाएगा। ऐसे ही करके हम बनाते चले जाएंगे। तो कितना आया था, करीब 2 की पावर 6 था ना, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 64 नेटवर्क बने थे। कैसे बने थे, ये ऐसे बने थे, क्योंकि ऐसे सीरीज चलती जाएगी तो 64 सीरीज बन के आएगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सबनेटिंग का पार्ट, जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्लाउड की तरफ। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब हमने भी कल बताया था, आज भी बताते हैं, सिंपली है भैया, रेंट पे जो भी आपके इंटरनेट की सर्विसेज हैं आप ले रहे हैं अपने लिए, उसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे कि आप सर्वर लेना चाहते हैं, हार्ड डिस्क लेना चाहते हैं, या फिर सर्वर स्टोरेज लेना चाहते हैं। जैसे कि आप गूगल ड्राइव यूज़ करते होंगे मूवी रखने के लिए, या फिर फोटोज़ वगैरह रखने के लिए, अपनी या फिर अपनी प्राइवेट फाइलें रखने के लिए। तो वो भी आप जो सर्विस ले रहे हैं, आपको तो हार्ड डिस्क देखना नहीं है कि ख़राब हो जाए क्या हो जाए, वो तो गूगल ड्राइव है, गूगल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको ख़राब ना होने दें, या फिर जो भी 24/7 उसको ऑन रखें, जब आप चाहें तब आप यूज कर सकते हैं। सेम चीज़ है। तो यही सब एक क्लाउड का एक बेसिक रूप है। बाकी तो माइक्रोसॉफ्ट ने और भी जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं मार्केट में,
उन्होंने बहुत सारी रेंज डिफाइन कर रखी कि भैया क्या चाहिए आपको। ठीक है, जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह पे मूवीज़ वगैरह आती रहती हैं, उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्लाउड पे ही बनाते हैं सर्वर, ड्राइव होती है वहाँ पे, वो लोग अपलोड कर देते हैं मूवीज़ को या फिर कोई भी वेब सीरीज़ को, और उस पर रूल लगा देते हैं कि भैया फलाने डेट को फलाने बजे और फलाने कंट्री में ये रिलीज़ होगा। उससे पहले ये लिंक अवेलेबल नहीं होगा, कोई प्ले नहीं कर पाएगा। बाकी वो लोग डिप्लॉय कर देते हैं वहाँ पे, अपना जो भी ऐप बना रखे हैं वहाँ से उनकी लिंक मिल जाती है उनको बैकग्राउंड से, और जैसे ही वो टाइम आता है वो रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो रिसोर्स ग्रुप के बारे में हम पढ़ते हैं, ये क्या होता है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट कर दिया आपके पीडीएफ में, ठीक है। और हमें माइक्रोसॉफ्ट जो सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाउड, उसका नाम है एज्योर। उसकी साइट ये है portal.azure.com। यहाँ पे जाके कोई भी बंदा अपनी सर्विस ले सकता है, अपनी कंपनी खोल सकता है, या फिर जो भी अगर लेना चाहता है बंदा, यहाँ से आके इस पे अकाउंट बना के आप इसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं वो ले सकते हैं। सबसे मोस्ट जो सर्विस होती है, सब लोग वर्चुअल मशीन्स लेते हैं। वर्चुअल मशीन से मतलब है कि जैसे आप अपने लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, लाइक विंडोज 7, विंडोज 10 या फिर लाइनक्स, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, सेम चीज़ होता है। आप तो अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पावर वाला चाहिए, जैसे कि विंडो सर्वर है, आप किसी को वेबसाइट बनानी है या फिर दूसरे काम करवाने हैं कंपनी वाले, तो उनको क्या करना होता है, एक सर्वर इंस्टॉल करना होता है। उसमें जो विंडोज सर्वर आते हैं, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज सर्वर, तो आपके ऊपर है कौन सा वर्जन आप लेना चाहते हैं। जिस कंपनी को जिसमें फ़ायदा लगे या फिर जिस पे उसका काम चल जाए, वो वाला लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हायर वर्जन पे जाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी प्राइसिंग, लाइसेंस का इश्यू होता है। ठीक है ना। तो ये सब सर्वर इंस्टॉल करने के लिए, या तो आपके पास आपका लैपटॉप, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करिए। तो आपके लैपटॉप में तो भैया 32 GB रैम तो होगा नहीं, और उतने पावरफुल सीपीयू होगा नहीं, तो आप इंस्टॉल कर ही नहीं पाएंगे। आप कर भी लेंगे तो चलेगा नहीं, इसलिए हमें क्लाउड की ज़रूरत पड़ती है। तो सेम चीज़ हम क्लाउड पे इंस्टॉल करते हैं, और केवल एक्सेस हम अपने सिस्टम से करते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कैसे हम विंडोज सर्वर 2012 रिमोटली इंस्टॉल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में, और उसको कैसे एक्सेस करेंगे। फिलहाल उससे पहले एक टर्म आता है रिसोर्स ग्रुप। ये देखिए हमने यहाँ पे बना रखा है ऑलरेडी स्टार करके फेवराइट्स में। नहीं आता है तो आप जाएंगे यहाँ से ऑल सर्विसेज में, यहाँ से सर्च करेंगे रिसोर्स ग्रुप्स। ये आ गया, इसको हमने ओपन कर लिया। ठीक है, और फिलहाल रिसोर्स ग्रुप होता क्या है। तो रिसोर्स ग्रुप एक बेसिकली बॉक्स होता है, या फिर जिसको आप कंटेनर बोल लीजिए। वो क्या होल्ड करता है, जितने भी आप रिसोर्सेज बनाते हैं ये एज्योर के अंदर, उसको ये होल्ड करता है, मतलब रखता है एक तरह से। जैसे फोल्डर आपने बना लिया अपने लैपटॉप में, जैसे मैंने ये बना रखा है, इसके अंदर मैंने और भी सारे फोल्डर बना रखे हैं, और सारी फाइलें रख रखी हैं। अलग अलग टाइप्स की पीडीएफ्स हैं, इमेजेस हैं, वर्ड की फाइलें हैं। सेम चीज़ इसमें भी है, होता है एज्योर में। रिसोर्स ग्रुप एक बनाते हैं, उसके अंदर हम अपने वर्चुअल मशीन को रखते हैं, वर्चुअल नेटवर्क्स को रखते हैं, डेटाबेस को रखते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह रखते हैं, सब सारी चीज़ें उसके अंदर रखते हैं। तो मतलब एक तरह से सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है हमारा उसके पास, रिसोर्स ग्रुप पे। ठीक है। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह होते हैं। जब सबसे पहले आप रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे, तो पूछता है कि रिसोर्स ग्रुप कहाँ बनेगा। ये देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है।
ये एज्योर की वेबसाइट है, ठीक है। वहाँ से एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है, उसके ऊपर आपका अकाउंट होता है और आपने बनाया रिसोर्स ग्रुप, ठीक। उसके अंदर क्या रखा आपने, वर्चुअल मशीन को रखा और डेटाबेस को रखा और ये वाला जो सिंबल है बीच में, इसको वर्चुअल नेटवर्क बोलते हैं। तो जो भी वर्चुअल नेटवर्क होते हैं या फिर डेटाबेस हो गए या वर्चुअल मशीन हो गए, एक कंटेनर के इनसाइड ही तो आते हैं, ठीक है। तो इसी को रिसोर्स ग्रुप बोलते हैं। एक रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके जो रिसोर्सेस बना रखे हैं उसका, और इस उन सब रिसोर्सेस को होल्ड करने का काम करता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल द रिसोर्सेस इन योर रिसोर्स ग्रुप शेयर द सेम लाइफ साइकिल। जैसे कि एक रिसोर्स ग्रुप है, उसके अंदर आपने बहुत सारे रिसोर्सेज बना रखे हैं, लाइक वर्चुअल मशीन या फिर जो भी। तो सेम लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि अगर रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर देंगे तो उसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं सारी डिलीट हो जाएंगी। सेम है जैसे फोल्डर है, अगर ये मैंने फोल्डर डिलीट कर दिया हमने, तो इसके अंदर का जितना भी डेटा है भैया वो सारा साफ हो जाएगा, बचेगा नहीं कुछ। मतलब जितने देर तक ये इसकी लाइफ है उतनी देर तक उसके अंदर वाले जो भी कंटेंट्स हैं उसकी लाइफ होती है। पहला चीज़ तो ये है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, हाँ इसमें ये है कि आप रिसोर्स ग्रुप के अंदर कोई भी रिसोर्स हमेशा ऐड या रिमूव कर सकते हैं। जैसे फोल्डर के अंदर हम ऑपरेशन करते हैं जब कोई भी, ये फोल्डर है तो कोई भी फाइल हम बना सकते हैं कभी भी, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। टेक्स्ट फाइल, किसी भी टाइप की फाइलें बना सकते हैं और किसी भी टाइप की फाइल को डिलीट कर सकते हैं। सेम ऑपरेशन रिसोर्स ग्रुप पे भी लागू होता है। और दूसरा चीज़, जब आप रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे तो आपको डिफाइन करना पड़ता है कि रिसोर्स ग्रुप आपका कहाँ बनेगा। हमने कल बताया था जो रीजन्स के बारे में कि मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड कम से कम 55 या 56 माइक्रोसॉफ्ट ने रीजन बना रखे हैं। तो आप जो भी अपना मशीन या फिर सर्वर वगैरह बनाएंगे वो कहाँ बनाना है, ये चीज़ बताना पड़ता है। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि रिसोर्स ग्रुप भी बनाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा लोकेशन कि आप कहाँ बनाना चाहते हैं, राइट। देखिए लास्ट ऑप्शन ये लिखा है कि जब आप रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करेंगे तो रिसोर्स ग्रुप के सारे कंटेंट डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यू कैन डिप्लॉय 800 इंस्टेंसेस। मतलब एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर एक टाइप के कितने बना सकते हैं, 800। ये इसके लिमिट है। जैसे कि 800 वर्चुअल मशीन आपने बना ली, उससे ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। अगर उससे ज़्यादा बनानी है तो आपको दूसरा रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इतना नहीं जाता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहाँ पे चला जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिलहाल हम अभी प्रैक्टिकल करके सीखेंगे कि रिसोर्स ग्रुप कैसे बनाते हैं एज्योर की पोर्टल पे। तो फिलहाल चलते हैं वहीं पे एज्योर की साइट पे। सबसे पहले यहाँ पे हम डायरेक्ट सर्च कर लेंगे रिसोर्स ग्रुप्स। नहीं आ रहा है तो देखिए हमारे में ऑलरेडी आ रहा है, हमने ऑलरेडी सर्च कर रखा है। नहीं आता है फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ करेंगे तो नहीं आएगा। या फिर यहाँ पे ऑल सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ से कंप्यूटर में देखते हैं कहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए जनरल के अंदर रिसोर्स ग्रुप रखा हुआ है। और यहाँ पे आने के बाद हम देखिए स्टार मैंने बना रखा था ना ऑलरेडी। फर्स्ट टाइम अगर नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे आएंगे रिसोर्स ग्रुप पे जनरल के अंदर, फिर यहाँ से स्टार मार्क कर लेंगे तो क्या होगा कि हमने फेवरेट बना लिया और हमारे लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे नीचे आ गया क्योंकि मैंने लास्ट में ऐड किया। अभी नहीं तो नहीं आ रहा है तो सिंपली यहाँ पे सर्च कर बार होता है जो सर्च करके हम भी फाइंड कर सकते हैं रिसोर्स ग्रुप। ये आ गया। रिसोर्स ग्रुप बनाते कैसे हैं, सिंपल है। जैसे फोल्डर बनाते हैं इसमें थोड़ा सा अलग डिफरेंट होता है। ऐड पे जाएंगे या फिर यहाँ पे क्रिएट रिसोर्स ग्रुप, दोनों एक ही चीज़ है। इस पर मैंने क्लिक किया। अब देखिए रिसोर्स ग्रुप का नाम यूनिक होना चाहिए। रिसोर्स ग्रुप और भी आप जैसे लोगों ने बहुत सारे बना रखे होंगे, तो माई आरजी रख लेते हैं नाम। इस नाम से अगर कोई बना नहीं होगा तो आ जाएगा। देखिए आर का साइन आ गया, मतलब कोई नहीं बनाया है। अब देखिए सबसे पहले पूछ रहा है क्या रीजन, आप कहाँ रखना चाहते हैं अपने रिसोर्स ग्रुप को,
ठीक है, ईस्ट यूएस 2 ऐसे ही करके वर्ल्ड में जितनी भी साइटें हैं सारी जगह का ये दिखा रहा है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो फिलहाल हम सेंट्रल इंडिया भी बनाना चाहेंगे। चाहे आप कहीं भी बना सकते हैं, यूएस में, कहीं भी, कोई बाउंडेशन नहीं। ठीक है, और यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ा बहुत लेगा टाइम और ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ गया रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड। फिर आएंगे हम यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप में, क्या आ गया रिसोर्स ग्रुप में, इसके अंदर आ जाएंगे। अभी फिलहाल ये खाली है तो इसमें कोई कंटेंट नहीं दिखेगा। इसमें अगर जैसे जैसे कंटेंट ऐड होते चले जाएंगे वो दिखने लग जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्चुअल नेटवर्क। अच्छा हाँ, रिसोर्स लॉक्स। ये हमने बताना कैसे बनाते हैं, ये आप सबको समझ में आ गया होगा। जब आप एक एक बार प्रैक्टिस करेंगे साइट पे तो बना लेंगे आराम से, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं। नेक्स्ट है रिसोर्स लॉक्स। ये जो रिसोर्स ग्रुप होता है, अब डायरेक्टली इसके अंदर आके डिलीट कर सकते हैं इसको, कोई बाउंडेशन नहीं। इसका नाम टाइप करिए यहाँ से कॉपी करके, किसी ने डिलीट दबा दिया तो ये डिलीट हो जाएगा। और अगर इसके अंदर जो भी हजारों चीजें ही क्यों ना रखी हों, अरे यार ये नहीं टाइपिंग क्यों कर रहा है। तो ये रिसोर्स ग्रुप के अंदर हजारों, अगर हमने वर्चुअल मशीन, सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर रखे हैं, हार्ड डिस्क बना रखी है, नेटवर्क ड्राइव बना रखी है, या फिर हमने कोई फाइल शेयरिंग कर रखी है, वो किसी ने डिलीट मारा तो पूरा डिलीट हो जाएगा। मतलब कोई भी कंपनी को बर्बाद करने के लिए ये चीज़ काफ़ी है, पूरी कंपनी साफ। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हो सकता है कभी कभी एक्सटेंशन एक्सीडेंटली डिलीट भी हो जाए। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक लॉक आता है। फिलहाल कहाँ गया, रिसोर्स लॉक्स, ये देखिए आ गया। एक ऐड कर देंगे हम लॉक, सिंपली लॉक का नाम डाल दीजिए कुछ भी, टेस्ट लॉक टाइप। ये देखिए ये डिलीट वाला है। डिलीट से बचाने के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो ये डिलीट कर सकते हैं। रीड ओनली के लिए केवल देख सकता है कोई, उसमें कोई चेंजेस ना कर पाए, इसके लिए होता है रीड ओनली वाला। फिलहाल हम डिलीट से बचने के लिए ये वाला लॉक लगा देते हैं। और ये क्यों लगाए हम, ये लिख देते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम डिलीट ऑफ रिसोर्स। अब देखिए जैसे ये क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन आता रहता है कि क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब फिलहाल देखते हैं डिलीट करके ये डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिसोर्स ग्रुप में आ जाते हैं, उसके बाद इसको डिलीट करते हैं। इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लिया हमने, पेस्ट कर दिया, डिलीट कर दिया। ये देखिए आ गया ना। द रिसोर्स ग्रुप माई आरजी इज लॉक्ड एंड कैन नॉट बी डिलीटेड, क्लिक हियर टू मैनेज लॉक्स फॉर दिस रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लॉक अगर हमने लगा दिया है तो कोई एक्सीडेंटली डिलीट नहीं कर सकता। हमने पहले लॉक को डिलीट करना होगा, उसके बाद
आपके रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर डिलीट करके भी देख लेते हैं। अब यहाँ से हमने नाम कॉपी किया, देखिए यहाँ पे लिखा है ना डिलीट रिसोर्स ग्रुप, इस पर क्लिक किया हमने, इसका नाम पेस्ट कर दिया, डिलीट पे दबा दिया, ये थोड़ी देर में डिलीट हो जाएगा। ये देखिए डिलीटिंग रिसोर्स ग्रुप, ये नोटिफिकेशन में आ जाएगा कि भैया कम्प्लीटली डिलीट हो गया है। थोड़ा सा टाइम लेता है डिलीट होने में। ठीक है, जब तक ये डिलीट होता है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा है नेक्स्ट टॉपिक वर्चुअल मशीन्स, ये हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल वर्चुअल मशीन्स के जो टाइप है मैंने कल आपको बता रखे थे, और उसकी जो नोट्स हैं मैंने यहाँ पे शेयर कर रखी हैं आज वाले में, कल में देखना पड़ेगा। ये देखिए एज्योर वीएम साइजेज, जो वर्चुअल मशीन होती है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके साइज क्या क्या होते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें माइक्रोसॉफ्ट की साइट से मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड किया, आप सिंपली एक बार देख सकते हैं। कई सारी सीरीज आती हैं उसमें, और उसमें मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, हज़ारों वर्चुअल मशीन के टाइप्स पड़े थे। जो अदर टाइप है मैंने लिखवाया भी था, कंप्यूट ऑप्टिमाइज मेमोरी स्टोरेज जीपीयू हाई परफॉर्मेंस हाई कंप्यूट। तो अगर इनके बारे में आप ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके इस लिंक पे जाके इनके बारे में आप जान सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इतने से काम चल जाएगा कितने टाइप्स के होते हैं और इसमें क्या क्या फीचर होते हैं। कंप्यूट वाले में सीपीयू ज़्यादा होता है, मेमोरी में रैम ज़्यादा होता है, स्टोरेज में स्टोरेज स्पेस ज़्यादा होता है, जीपीयू में वीडियो मेमोरी ज़्यादा होती है, हाई परफॉर्मेंस में वीडियो भी ज़्यादा होता है, रैम मेमोरी भी ज़्यादा होती है, सीपीयू की परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, और एक फ़िलहाल इन्होंने नया डाल रखा है इन प्रीवियस जनरेशन्स, पुराने ज़माने वाले यानी जनरल पर्पज़ वाले जो मैंने कल बताया था। ठीक है, और नेक्स्ट है वर्चुअल नेटवर्क्स। ये देखिए, तो मैंने बता दिया यूजेबल आईपी एड्रेसेस इन एज्योर और नंबर ऑफ पोर्ट। मैंने बताया ना कि 5 रिजर्व्ड होते हैं, इसलिए हम 5 यूज नहीं कर सकते, बाकी उनको छोड़ के जितने भी आईपी एड्रेस हो गए, जैसे टोटल 256 हो गए, उसमें से 5 माइनस कर दिया तो यूजेबल जो निकल के आएगा 251। यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी दे रखा है कि कौन सा आईपी एड्रेस किसके लिए रिजर्व होता है। जैसे ये एग्जाम्पल है, तो कोई भी सबनेट आप ले लीजिए, उसका पहला वाला आईपी एड्रेस नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, दूसरा वाला डिफॉल्ट गेटवे के लिए 1 वाला .1 जो है, और जो 2 और 3 वाले होते हैं ये डीएनएस के लिए रिजर्व होते हैं, और सबसे लास्ट वाला जो 255 वाला ब्लॉक होता है वो नेटवर्क ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व होता है। इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, और ये इंटरव्यू में एक बार पूछा भी गया था, तो डेफिनेट हो कि आप याद कर लें इसको कि एटलीस्ट कम से कम 5 आईपी एड्रेस रिजर्व होते हैं, ये तो पता होना ही चाहिए। कितने रिजर्व होते हैं? 5, तो मतलब यूजेबल जितने भी होंगे उसमें से 5 माइनस कर लेंगे जितने भी आईपी एड्रेस यूज करने लायक होते हैं। ठीक है, और बाकी बेहतर होगा कि आप याद कर लें कि कौन सा आईपी एड्रेस किसके लिए रिजर्व होता है। सिंपल है, नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। एक ये भी नहीं याद करना है कि 0 वाला ही होता है, बस आपको ये बताना है पहला वाला नेटवर्क के लिए रिजर्व है, दूसरा वाला डिफॉल्ट गेटवे के लिए, तीसरा चौथा जो होता है डीएनएस के लिए, और 5वां जो होता है नेटवर्क ब्रॉडकास्ट के लिए। ठीक, और चलते हैं वर्चुअल नेटवर्क की तरफ। ये वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है? जैसे कि हम सबनेट की बात कर रहे थे, 2 दिन से हम वही पढ़ा रहे थे, तो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जो आईपी एड्रेस की रेंज जो होती है उसको तो सबनेट बोलते हैं, लेकिन क्लाउड में हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल नेटवर्क बोलते हैं। मतलब एक लॉजिकल बाउंड्री होता है नेटवर्क का, सेम चीज़ क्लाउड में भी होता है। जो बाउंड्री हम क्रिएट करते हैं उसको वर्चुअल नेटवर्क बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, मैंने पीडीएफ दे रखा है और कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हैं। ये देखिए क्या लिखा है, वर्चुअल नेटवर्क इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ओन नेटवर्क इन द क्लाउड। जो भी आप नेटवर्क बनाते हैं अगर फिजिकल वर्ल्ड में, तो उसको तो सबनेट बोल लेते हैं, या फिर आपका इंटरनेट बोल लीजिए, इंट्रानेट अपने कंपनी वाला। लेकिन वही नेटवर्क अगर आप क्लाउड के अंदर बनाते हैं तो उसको वर्चुअल नेटवर्क बोलते हैं, और उसी को रिप्रेजेंट करता है ये वर्चुअल नेटवर्क।
और ये लॉजिकल आइसोलेशन होता है। अगर आप एजियो क्लाउड है भैया, आप ही को तो सर्विस दे रहे हैं, हजारों लोग आपसे सर्विस ले रहे हैं एजियोर से, तो सब लोग वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं। तो होता क्या है कि सारे एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। हम मान लीजिए हमने वर्चुअल नेटवर्क बनाया एजियोर पे, आपने भी बनाया, तो दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से टोटली आइसोलेटेड होते हैं, मतलब बाउंड्री होती है भैया, एक दूसरे की बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते। और जब आप वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं तो आपके जो भी सर्विस लेते हैं या फिर वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं अपने रिसोर्स ग्रुप के अंदर, एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर एक दूसरे से आराम से बातें कर सकते हैं और सिक्योरली बातें कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्राइवेट नेटवर्क पे होते हैं। राइट, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि अगर कोई एक आईपी एड्रेस है, जैसे कि ये 30 वाला ही है, 30 वाला नहीं दूसरा लेते हैं क्योंकि इसमें कम है, स्लैश अगर 24 हमने कर दिया तो कितने हो जाएंगे, ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट वाला 192.0.0.255। ठीक है, जो स्लैश 24 का मतलब है ये यहाँ पे कोई भी सबनेटिंग नहीं हो रखी है, डिफ़ॉल्ट वाली है। तो 255 हमने यहाँ कंप्यूटर लगा दिए एक आईपी एड्रेस की रेंज में, ये एक नेटवर्क हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है ये सिंगल नेटवर्क है, इसमें 255 जो भी कंप्यूटर लगेंगे एक से लेके 255 तक, सारे को वायर के थ्रू अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम दूसरा नेटवर्क ले लेते हैं, .0.0.1, नहीं ये तो उसी में आ जाएगा, यहाँ से 1.0/24 ले लिया, तो ये भी कहाँ तक जाएगा, लास्ट वाला 255 होगा, कहाँ पूरा लिख लेते हैं, .1.255, इसमें भी 255 कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये दोनों क्या हो गए, अब ये दोनों अलग अलग नेटवर्क हो गए। और हमने भी बताया था कि अगर आपको इंटरनेट से जुड़ना है तो बीच में एक राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर अगर डिफरेंट नेटवर्क हो गए तो भी राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। सेम चीज़ है, ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं ना, ये रेंज ही जाती है ना, ये क्लास सी का है, तो कहने का मतलब ये है, कहाँ गया, ये पहले के 3 ऑक्टेट तो नेटवर्क के लिए रिजर्व्ड हो चुके हैं, आप इसमें चेंजेस कर ही नहीं सकते। ये आईपी एड्रेस अगर आपको मिलेगा तो आप चेंज क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाली डिजिट मिलेगी, इसको आप चेंज कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर दूसरा आईपी एड्रेस मिला है जैसे ये वाला था, इसको अगर आप परचेज करने जाएंगे जैसे आप मार्केट से, तो आपको कौन सा आईपी एड्रेस मिलेगा, ऐसे मिलेगा 192.0.1.0 ऐसे मिलेगा, /24 करके। ठीक है, तो क्लास सी का अगर आपने खरीदा है तो इसके 3 नेटवर्क बिट तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, लास्ट वाले ही करेंगे। तो लास्ट वाले कितने होते हैं, 255। और कोई गया खरीदने, उसको कौन सा आईपी एड्रेस मिला, वो भी बोला भैया हमको भी क्लास सी का चाहिए, जो खाली रहेगा वो दे देते हैं, .0.0.0, मान लीजिए ये पहले गया तो इसको पहले वाला मिल गया /24। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, ये पहले 3 बिट तो चेंज ही नहीं कर पाएगा, लास्ट वाला ही करेगा। और ये पहले 3 वाले बिट मैंने क्या बताया था, ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहली जो 3 ऑक्टेट हैं यहाँ देखिए क्या है, 192.0.0 है, और पहले यहाँ के 3 ऑक्टेट क्या हैं, 192.0.1 है। यानी कहने का मतलब है नेटवर्क की वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब दोनों नेटवर्क क्या हैं, बोथ नेटवर्क्स आर डिफरेंट। ठीक है, अगर इन दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट कराना है तो बीच में हमें एक डिवाइस लगानी पड़ेगी जिसको राउटर कहते हैं। ठीक है, सेम चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए आपने एक बड़ा आईपी एड्रेस खरीदा, जैसे कि ये वाला 192.0.0.0 मान लीजिए वाली रेंज आपने ले ली, लेकिन भैया आपको 50 ही चाहिए थी, तो आप क्या करेंगे, इसी में सबनेटिंग करा लेंगे, आपको कॉस्ट भी कम पड़ जाएगी। तो कहने का मतलब है 2 बिट आप नेटवर्क को दे दिए,
तो मैंने बताया था ना कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स कैसे निकलते हैं। नंबर ऑफ नेटवर्क इक्वल टू 2 की पावर फॉरवर्ड बिट्स, ये वाला बताया था फॉर्मूला ना। हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही दिया है, इक्वल टू 4, यानी 4 नेटवर्क्स बन जाएंगे। तो 4 नेटवर्क का मतलब ये है कि इस वाले जो आईपी एड्रेस का जो रेंज है, इसको 4 बराबर बराबर भाग में हम पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और चारों डिवाइड करने के बाद जो अगर बिट हम दे देंगे इससे इससे, तो जो नेटवर्क की वैल्यू है जो मैंने बताई थी वो चेंज होती रहेगी ना चारों की, इसलिए ये चारों डिफरेंट नेटवर्क की तरह एक्ट करेंगे। और अगर इनको आप दूसरे से कम्युनिकेट कराना है तो बीच में राउटर लगाना पड़ेगा। ये फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। और सेम चीज़ होती है क्लाउड में। तो क्लाउड में तो राउटर आप लगाएंगे नहीं, मशीन तो लगा नहीं सकते, तो वर्चुअल या तो कोई सॉफ्टवेयर लगाइए जो राउटर वाला काम करे। उस प्रोसेस को हम पियरिंग बोलते हैं, हम आगे वाले क्लास में बताएंगे पियरिंग क्या होती है। पियरिंग, दो वर्चुअल नेटवर्क में अगर कोई डिवाइसेस हैं, अगर उन दूसरे को एक दूसरे से बात करनी है तो एक मेथड होता है जिसको पियरिंग बोलते हैं, इसको इनेबल करना होता है। तो इससे क्या होता है, दो डिफरेंट जो नेटवर्क्स हैं एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल ये हो गया वर्चुअल नेटवर्क्स। अब इसको चलते हैं कि बनाते कैसे हैं, ये हम चलते हैं देखते हैं। ठीक है, इसी में आपका सबनेटिंग वाला पार्ट सारे आ जाएंगे जो हमने बताया था आपको, क्योंकि बेसिक से ही क्लियर होना चाहिए आपका। हमने रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर दिया है हमारे हिसाब से, कोई रिसोर्स ग्रुप नहीं है। ठीक, तो पहले हम रिसोर्स ग्रुप बना लें, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि अगर हम वर्चुअल नेटवर्क बना रहे हैं वहीं पे ऑप्शन आता है रिसोर्स ग्रुप बनाने का, डायरेक्ट वहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, पहले फिलहाल हम बना ही लेते हैं, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी। रिसोर्स ग्रुप का नाम दे देते हैं माई आरजी, नाम कुछ भी दे सकते हैं, लोकेशन हम मान लीजिए यूएस वाला ही रखते हैं। फिनिश कर लेते हैं जल्दी से, क्रिएट हो गया, ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया। ये देखिए फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं है क्योंकि ये खाली है रिसोर्स ग्रुप। अब हम चलेंगे वर्चुअल नेटवर्क्स पे, यहाँ सर्च करेंगे। अब कोई पूछेगा कि वर्चुअल नेटवर्क्स हम बनाते क्यों हैं, सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि अगर आपने 3-4 लैपटॉप खरीद रखे हैं, या फिर मान लीजिए आपने साइबर कैफे खोला है, 4-5 सिस्टम लगा रखे हैं और सबको इंटरनेट चलाना है, तो एक नेटवर्क आप क्रिएट करना पड़ेगा ना, आपका लोकल नेटवर्क। जैसे कि आपने एक राउटर खरीद के लाए, वो आपके लिए नेटवर्क क्रिएट कर देता है, यानी हॉटस्पॉट। और उस हॉटस्पॉट से आप 4-5 लैपटॉप या डेस्कटॉप हैं उनको कनेक्ट कर दीजिए, इधर या तो वायरलेसली कनेक्ट कर लीजिए हॉटस्पॉट के थ्रू, या फिर लैन वाली जो केबल आती है उसके थ्रू। तो इसी पार्ट को क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। सेम चीज़ होता है वर्चुअल नेटवर्क में भी। अगर एक दूसरे से सारे डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराने हैं तो नेटवर्किंग हमको करनी ही पड़ेगी, वही वायरिंग फिजिकल वर्ल्ड में जिसको बोलते हैं वायरिंग करानी पड़ेगी। सेम चीज़ है इसमें, वर्चुअल नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाते हैं। ऐड पे गए हम, वर्चुअल नेटवर्क सबसे पहले यहाँ पे सर्च कर लेंगे, ये जब आएगा तो उसके अंदर आ जाएंगे, क्लिक करके यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए सब्सक्रिप्शन, मतलब जो मैंने प्लान ले रखा है वो होता है, यहाँ पे आ गया। रिसोर्स ग्रुप देखिए यहाँ पे बोल रहा है, या तो आप नया बना लीजिए या फिर पहले वाला जो बना रखा है मैंने वो वाला आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ एरो से देखिए मैंने बना रखा है ना, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग आ रहा है। देखिए माई आरजी नाम से मैंने ग्रुप बनाया था, वो यहाँ पे आ गया, वो लिंक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये वर्चुअल नेटवर्क जो बनेगा वो जो रिसोर्स ग्रुप मैंने बनाया था उसके अंदर बनेगा। और यहाँ पे नाम डाल देते हैं माई वी नेट, नाम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे ये टिक लगा के बता देते हैं कि इस नाम से किसी और ने तो नहीं बनाया। रीजन, आप रीजन भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेटर बोला जाता है कि जहाँ पे आपने रिसोर्स ग्रुप बनाया है वहीं पे रखिए इसको भी, ताकि सारी डिवाइस चीज़ें एक ही जगह रहें। ये हो गया। अब आगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आईपी एड्रेस वाला पार्ट। कोई भी कंपनी होती है वो पहले आप प्लानिंग करती है आईपी एड्रेस की, उसको कितने सिस्टम लगाने हैं। जब नंबर ऑफ होस्ट पता चल जाता है उनको, उस हिसाब से उस क्लास का वो आईपी एड्रेस चूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है उसको लाखों सिस्टम चाहिए कनेक्ट करने हैं, तो क्या करेगी, क्लास ए का आईपी एड्रेस कोई खरीद लेगी।
या फिर हो सकता है कोई कंपनी हो उसको करोड़ों चाहिए, तो भी वो क्लास ए वाली आईपी एड्रेस खरीदिए। कोई कंपनी है उसको 10,000 या 20,000 चाहिए, ठीक, तो वो क्या करेगी, क्लास बी वाला आईपी एड्रेस खरीदेगी। देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बना हुआ एक ठो आ रहा है, इसमें लिख रहा है कितने आईपी एड्रेस हैं, क्लास ए का आईपी एड्रेस है और बाय डिफॉल्ट होता है 8, लेकिन इसने क्या कर रखा है, 16 रखा है, यानी सबनेटिंग कर रखी है, यानी उसी में उसको कम चाहिए। तो देखिए कितने आईपी एड्रेस बच रहे हैं यहाँ पे, ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करके बता रहा है कि 65,536 एड्रेस इसको मिलेंगे, ठीक, यानी 65,536 कंप्यूटर्स या फिर कोई भी डिवाइसेस इस आईपी एड्रेस के अंदर कनेक्ट हो सकती है। और अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा की होगी तो इसको सबनेटिंग थोड़ा सा कम कर लेंगे इसी क्लास में, या फिर रिक्वायरमेंट और कम की होगी तो इसमें और सबनेटिंग बढ़ा लेंगे। जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट लिया था 10.0.0.0 स्लैश 24 कर लेते हैं। अब देखिए इसमें ये बता देगा कितने आईपी एड्रेस आएंगे कैलकुलेट करके, 256। मैंने बताया था ना जो /24 होता है तो बचे कितने बिट्स उधर से, 24 और 36, 8 बिट बचे ना, तो 8 बिट का जब आप 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 7 तक जाएंगे ऐड करते हुए, कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। क्लास ए वाले में भी, क्योंकि इसमें मैंने सबनेटिंग कर रखी है, तो जो होस्ट बिट हैं वो बोरो हो जाएंगे नेटवर्क बिट के पास। सेम चीज़ अगर हम मान लीजिए अगर सबनेटिंग नहीं करना चाहते हैं, बिना सबनेटिंग के आईपी एड्रेस लेना चाहते हैं, और मान लीजिए हमारे पास 100-200 सिस्टम लगाने हैं, तो क्या करते हैं, क्योंकि क्लास ए वाली आईपी एड्रेस की प्राइसिंग ज़्यादा होती है, इसलिए हम क्लास सी वाला आईपी एड्रेस कोई ले लेते हैं 192.168, या फिर 0 भी ले सकते हैं, 0.0.0/24 बाय डिफ़ॉल्ट वाला लिखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेट करके बता दिया 256 होते हैं, लेकिन 5 आईपी एड्रेस क्या होता है, एज्योर अपना रिजर्व कर लेता है, यानी टोटल जो भी आपको कितना मिलेगा यूजेबल 251 ही मिलेगा। यानी कहने का मतलब 251 कंप्यूटर्स या भी कोई भी टाइप की डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्ट होती है वो इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आप लगा सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया एक आईपी एड्रेस आपने खरीद लिया, कौन सा, 192.0.0.24 256 वाला। मान लीजिए अगर आपको टोटल यूज़ करना है तो कोई बात नहीं, ये देखिए यहाँ पे सबनेट बोल रहा है, जो मैंने आपको बनाना बताया था, ऐड सबनेट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत ना हो तो भी ना बनाए, लेकिन फ़िलहाल बना लेते हैं। मान लीजिए कि एक बड़ा केक हमने खरीद के लाया, उसमें छोटा पार्ट ही हमको चाहिए, 50 ही सिस्टम लगाने हैं, तो क्या करेंगे, इसी में हम सबनेटिंग कर लेंगे, .0.0.0/28 कर लेते हैं। अच्छा ये नाम लिखना है, चलिए ले लेते हैं माई सबनेट, यहाँ पे रेंज डिफाइन कर लेते हैं 192.0.0/28। ये देखिए /28 में कितना हो गया, 16 बनेंगे। 16 में से ये देखिए ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता रहा है, 5 तो एजर रिजर्व कर लिया अपने लिए, आपको मिलेगा कितना, 11 ही मिलेगा, ठीक है। हमने सबनेटिंग क्यों करी, फिलहाल हमारा इतने से काम हो जाएगा इसलिए सबनेटिंग करी, बाकी का जो आईपी एड्रेस है वो बच जाएगा मेरे पास ही, वो आइसोलेटेड बाद में अगर हम प्लान करेंगे दूसरा आईपी एड्रेस, मतलब और भी मशीनें बढ़ाएंगे, तो ये वाला हम सबनेटिंग करके दूसरा सबनेट बना के इस वाले को डिलीट करके इसकी रेंज को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने ये ब्लॉक पूरा खरीद लिया, समझ लीजिए 192 वाला। तो फिलहाल हमने ये बना लिया, सर्विसेज में छोड़ देते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं और फिर जाते हैं सिक्योरिटी पे। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है। सबसे हार्ड पार्ट नेटवर्किंग वाला था, क्योंकि आप सबका बेस बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी था, बाकी ये सब चीज़ें तो थियोरेटिकली टाइप की होती हैं, आप बनाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत ना होगी। आगे बड़ी बड़ी लैब्स भी होंगी तो उसमें 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा।
वो ज़्यादा आपको याद भी नहीं करना होता है, 1-2 बार वीडियो देखेंगे वो सब याद आ जाएगा, बस आपको थ्योरी या फिर जो भी आपको कंसेप्ट हैं वो पता होने चाहिए। अब देखिए मेरा वर्चुअल नेटवर्क बन गया है, तो हम कहाँ जाके देखेंगे, अपने रिसोर्स ग्रुप में जाएंगे और इसके अंदर जितने भी चीज़ें बनाए रखते हैं वो आता है। ये देखिए ये तो ऑटोमेटिकली बनाता है माइक्रोसॉफ्ट, इससे हमें नहीं लेना देना है। हमने जो बनाया ये वाला था माई रिसोर्स ग्रुप, ये देखिए ये बन गया। इसके अंदर हमने क्या बनाया था, एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया था, वो देखिए यहाँ पे आ रहा है। इसके अंदर जाके देख सकते हैं ये क्या है, ये IP एड्रेस की रेंज हमने कहाँ से खरीदी थी, पूरा ये वाली रेंज खरीदी थी। और इसके अंदर जो भी सबनेट्स वगैरह हैं वो भी शो कर रहा होगा कहीं पे। ये सबनेट है, कौन सा हमने लिया है, ये वाला 11। इसको डिलीट भी कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं या एक और सबनेट बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ सर्विस एंड पॉइंट, इस पे भी हम लॉक लगा सकते हैं अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट अगर डिलीट कर दे तो उससे बचने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वर्चुअल नेटवर्क, और इससे कितने डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो यहाँ शो होता है, लेकिन फ़िलहाल कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं वर्चुअल नेटवर्क डिलीट करना तो कैसे डिलीट होगा, सबसे पहले आएंगे रिसोर्स ग्रुप में, रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाएंगे, उसके क्लिक करके फिर उसके अंदर चले जाएंगे वर्चुअल नेटवर्क के अंदर, इसको यहाँ से सिंपली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमने 10 चीज़ बना रखी है, तब 10 के बार बार जाके आप डिलीट करेंगे। सबसे सिंपल मेथड है, आप रिसोर्स ग्रुप पे जाइए, सिंगल क्लिक करिए, रिसोर्स ग्रुप को ही डिलीट कर दीजिए, तो उसके अंदर जितने भी सर्विसेज या जितने भी आपने रिसोर्सेज बना रखे थे सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बेहतर ये होता है कि आप प्रैक्टिकल कर लें, तो प्रैक्टिकल करने के बाद आप रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करना ना भूलें, क्योंकि उसके अंदर जो भी आपने वर्चुअल मशीन्स बनाई रखी है अगर वो रनिंग स्टेटस में है या फिर कोई भी हार्ड डिस्क स्पेस खरीद रखा है तो वो कॉस्ट आता है पे पर सेकेंड के हिसाब से, अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो रात भर में आपके कुछ बिलिंग आ जाएगी। ठीक है, इसलिए जब तक आप प्रैक्टिकल करें तब तक करें, बाकी रिसोर्स ग्रुप को ही डिलीट कर दें। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कैसे डिलीट होगा मैंने बताया था, रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाना है, उसके नाम को कॉपी करना है और डिलीट पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे फिर से नाम पूछेगा, या मैंने डाल दिया और ये क्या करेगा, सिंपली रिसोर्स ग्रुप को ही डिलीट कर दीजिएगा। तो रिसोर्स ग्रुप के अंदर जितने भी सर्विसेज हमने लगा रखी थी सारी डिलीट हो जाएंगी। फिलहाल ये डिलीट हो रहा है, तो ये हो गया वर्चुअल नेटवर्क्स का पार्ट भी कंप्लीट हो गया। कैसे बनाते हैं कैसे डिलीट करते हैं मैंने आपको बता दिया। लास्ट पॉइंट रह गया ये अवेलेबिलिटी जोन्स और अवेलेबिलिटी सेट्स, ये क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये एक थ्योरी है एक तरह से, ये आपको आगे और मिलेगा वास्ट में, फिलहाल जस्ट एक आइडिया बता देते हैं। मैंने बना रखा था, एक पॉइंट ये और जान लीजिए, एक मैंने PDF शेयर किया उसमें मैक्सिमम लिमिट वाली शेयर है, कौन सी सर्विस कितनी मैक्सिमम होती है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था इंटरव्यू में कि एक एज्योर सब्सक्रिप्शन में, यानी मैंने मेरा जो अकाउंट है उसमें मैं कितना वर्चुअल नेटवर्क बना सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे जाके वर्चुअल नेटवर्क्स कहाँ गया, यहाँ पे जाके मैंने एक तो बनाया था ना वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है, उस तरह से कितने बना सकते हैं इसमें देखिए लिमिट है, 1000 बना सकते हैं। कितने सबनेट बना सकते हैं, 3000 बना सकते हैं। पियरिंग कितनी बना सकते हैं, 500 बना सकते हैं। तो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा बेसिक है, अगर आप एक बार देख लेंगे और 2-4 बार फिर देखेंगे बाद में कभी सब याद हो जाएगा। बाकी सारा इम्पोर्टेंट है नहीं, यही 2-3 इम्पोर्टेंट होता है, कितने बना सकते हैं और कितने सबनेट बना सकते हैं और कितनी पियरिंग बना सकते हैं एक अकाउंट के अंदर, ये इसका लिमिट है डिफाइन कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट ने।
ये देखिए अभी डिलीट हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा ये डिलीट हो गया, इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। हम देखिए वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आए हैं, देखिए यहाँ से वर्चुअल नेटवर्क भी गायब हो गया, क्योंकि रिसोर्स ग्रुप ही डिलीट हो गया। रिसोर्स ग्रुप के अंदर भी जाके देख लेते हैं। ये देखिए ये मैंने नहीं बनाया था, ये माइक्रोसॉफ्ट डिफ़ॉल्ट एक बना देता है जब भी आप ऑन करेंगे तो। इसको भी डिलीट करना पड़ता है। फिलहाल डिलीट कर ही लेते हैं इसको भी। ये लॉग फाइल, लॉग वगैरह कलेक्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। ठीक, ये तो हो गया। दूसरा टॉपिक था हमारा अवेलेबिलिटी जोन और अवेलेबिलिटी सेट। ये क्या होते हैं ये भी आपको बता देते हैं। कहाँ गया? ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी जोन से मतलब ये होता है कि जोन्स जितने होते हैं किसी एक रीजन के अंदर, उसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। हमने बोला था ना ऑल ओवर द वर्ल्ड 55 या 56 रीजन बना रखे हैं माइक्रोसॉफ्ट ने। रीजन से मतलब है एक कंट्री के, एक कंट्री यानी 56 कंट्रीज में उन्होंने लगभग जियो के डेटा सेंटर बना रखे हैं। इंडिया में कितने हैं? 3 बना रखे हैं डेटा सेंटर। 3 से मतलब है एक नॉर्थ इंडिया में है, सॉरी सेंट्रल में है, एक साउथ में है और एक वेस्ट में बना रखा है। ठीक है, तो इंडिया क्या हो गया? एक रीजन हो गया। ठीक है, एक रीजन में इन्होंने 3 डेटा सेंटर बना रखे हैं। 3 डेटा सेंटर को हम क्या कहते हैं? अवेलेबिलिटी जोन। एक ही जोन के अंदर मतलब रीजन के अंदर जितने डेटा सेंटर होते हैं उसको अवेलेबिलिटी जोन कहते हैं। ये फ़ायदा क्या होता है इसमें? इनका सबका क्राइटेरिया ये होता है कि 100, कम से कम 100 मील के अंतर पे ये एक दूसरे से दूर बने होते हैं। कम से कम 100 माइल का अंतर होता है किलोमीटर में, डिस्टेंस में। इससे फ़ायदा क्या होता है कि मान लीजिए इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट ने 3 डेटा सेंटर बनाया, और अगर आपने कोई कोई भी सर्विस ले रखी है डेटा स्टोर करने की और उसमें अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर रखा है, तो आपका जो डेटा है तीनों जोन्स में जाके सेव होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट, बाय द वे, मान लीजिए कभी कोई डिजास्टर आया था, जैसे भूकंप आ गया या सुनामी आ गई, तो पूरा का पूरा डेटा सेंटर ही बर्बाद हो गया। तो आपका डेटा कहाँ से मिलेगा? ये वाले जोन से, या फिर ये वाले जोन से रिकवर हो जाएगा। क्योंकि ये 100 माइल के अंतर पे होते हैं तो हर जगह तो आएगा नहीं ना। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आपका डेटा हमारे साथ 100% सुरक्षित है। तो इसी फीचर को हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स। जब हम डेटा वाला जब पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा ये कि अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं और कैसे डेटा यहाँ पे सेव होते हैं। तो ये वाला अगर आप प्लान लेंगे तो तीनों जगह आपका डेटा जाके सेव होगा। ये तो हो गया अवेलेबिलिटी जोन। एक होता है टर्म अवेलेबिलिटी सेट। ये देखिए ये वाला है अवेलेबिलिटी सेट। का मतलब है जैसे कि आपने एक सर्वर बनाया, ये जैसे मान लीजिए एक सर्वर बनाया आपने, वर्चुअल मशीन जिसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, ये किसी न किसी फिजिकल हार्डवेयर पे चल रहा होगा। इसी फिजिकल हार्डवेयर पे और भी वर्चुअल मशीन्स बन चल रही होंगी। VM2 हो सकता है दूसरे कंपनी की VM चल रही हो, आपकी कंपनी की EM1 है, ये वाली चल रही है। लेकिन अगर आपने अवेलेबिलिटी सेट यूज़ कर रखा है तो होगा क्या? अवेलेबिलिटी सेट का मतलब है ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है? ये कम से कम 2 लोग होंगे तभी तो ग्रुप बनेगा। तो अगर आपने अवेलेबिलिटी सेट यूज कर लिया तो आपको कम से कम 2 वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी। 2 वर्चुअल मशीन से मतलब है कि दोनों एक एक जैसी होनी चाहिए, जो काम एक पे होगा वही दूसरा पे होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? हमने अवेलेबिलिटी सेट अगर चूज़ कर लिया तो माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिकली आपके लिए 2 आइडेंटिकल VM बना देगा। VM1 यहाँ पे भी बन गया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? और इसके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? वर्चुअल ग्रुप है एक तरह से, AV सेट बोलेंगे, अवेलेबिलिटी सेट। क्यों बोलेंगे भैया? कि मान लीजिए ये हार्डवेयर है, ये ख़राब हो गया,
या फिर इसकी पावर सप्लाई फेलियर हो गई, या फिर कूलिंग फेलियर हो गया, या नेटवर्क से ही बाहर हो गया, तो होगा क्या। आपको तो मान लीजिए बैंक है, बैंक का कोई सर्वर लगा रखा है यहाँ पे, दिन पे सुनते हैं अक्सर कि सर्वर डाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या होता है, सेम चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनके सर्वर क्लाउड पे नहीं होते हैं अभी तक। बैंक के सर्वर क्लाउड पे नहीं है, वो फिजिकल वर्ल्ड में काम करते हैं, तो इसकी वजह से ये सब डाउन टाइम आता है। लेकिन क्लाउड क्या कहता है, भैया हमारे पास अवेलेबिलिटी सेट है, अवेलेबिलिटी जोन है, इससे क्या कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी को अपने एप्लीकेशन को बढ़ा सकते हैं। होगा क्या, एक सर्वर डाउन हो गया, आपका बैंकिंग वाला सर्वर दूसरे पे चल रहा है, वहां से आपको रिस्पांस मिलेगा, वहां से आपका काम होगा, सर्वर बैंक का डाउन ही नहीं होगा। तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं, अवेलेबिलिटी सेट कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, running a VM with one or more replicated copies on separate hardware within the same availability zone। सेम अवेलेबिलिटी जोन से मतलब है कि इंडिया में मान लीजिए कोई एक डेटा सेंटर है, वेस्ट वाला या फिर सेंट्रल इंडिया का, वहाँ पे ये मान लीजिए आपका डेटा सेंटर है, उसके अंदर आपके दो अवेलेबिलिटी सेट बना रखे हैं आपने, ये वाले, तो उसी को बोलते हैं क्या, दो वर्चुअल मशीन बनी है आइडेंटिकल, उसको बोलेंगे अवेलेबिलिटी सेट। और मान लीजिए टोटल इतना बड़ा इंडिया है और तीन अलग अलग जोन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, अवेलेबिलिटी जोन हो गए ये तीनों। और किसी एक जोन के अंदर अगर दो वर्चुअल मशीन का ग्रुप बना लिया कम से कम, तो क्या बोलेंगे, अवेलेबिलिटी सेट। तो इन दोनों का पर्पज अलग होता है, ये तो डिजास्टर के लिए समझ लीजिए या फिर बैकअप के लिए कह सकते हैं। लेकिन अवेलेबिलिटी सेट, अगर कोई एक हार्डवेयर खराब हो गया तो दूसरे वाले हार्डवेयर से काम चला लिया, तीसरे से चला लिया, जितना चाहे आप उतना बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक। बाकी अगर कोई अगर डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं या फिर नेक्स्ट क्लास में। एनी डाउट्स या कोई क्वेश्चन? अरे इसमें को सिंबल था, एक तो क्या मिनट, बोलते हैं? हाँ जी, अब क्वेश्चन पूछिए, मेरा ये माइक म्यूट था। अच्छा, एक वो सिंबल था जो बताया था, नाम क्या था? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अरे वो कोई सिंबल था ना, हाँ, वो एरो दोनों ओर से था और बीच में डॉट डॉट था, उसे क्या बोलते हैं? अच्छा, वर्चुअल नेटवर्क बोलते हैं, दिखा रहे हैं आपको, कहाँ गया, एक पीडीएफ था उसमें था ना। हाँ हाँ हाँ। ये था क्या, रिसोर्स ग्रुप वाला। ये वाला, हम्म। इसको वर्चुअल नेटवर्क बोलते हैं, जो हम बनाए थे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे भी सिंबल आपका दिखाता है, हाँ, एक दिखा रहा था वो, हाँ। ये देखिए यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क है, इसका सिंबल देखिए, ठीक ठीक। ये बना हुआ है। उसी तरह बहुत सारे सिंबल होते हैं, देखिए लोड बैलेंसर है, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, इसका सिंबल ऐसे होता है। सिंबल से आपको ज़्यादा मतलब नहीं है, जो ये टॉपिक्स है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ये तो बेसिक है, आपका स्टार्टिंग होगी। नेक्स्ट क्लास में वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं वो बताएंगे, और वर्चुअल मशीन में ही रिक्वायरमेंट होती है पहले तो रिसोर्स ग्रुप की और वर्चुअल नेटवर्क की, ये तीनों वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका लोड बैलेंसर। एक ओवरव्यू दे देता हूँ, लोड बैलेंसर क्या करता है, जो लोड होता है उसको बैलेंस करता है। जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट वेबसाइट है, ठीक है, इन्होंने लोड बैलेंसर लगा रखा हुआ कहीं ना कहीं। तो होता क्या है कि एक ही साथ बहुत सारे हजारों लोग, लाखों लोग साइट को एक्सेस करते हैं, तो होता क्या है कि भैया साइट डाउन हो जाती है। लोड बैलेंसर क्या करता है कि ट्रैफिक को ना बराबर बराबर बांट देता है। अगर आपके पास 3 या 4 सर्वर लगा रखे हैं आपने एक ही टाइप के, तो क्या करते हैं, पहले इनकमिंग ट्रैफिक आता है, ये मान लीजिए ट्रैफिक आया इंटरनेट से, यहाँ पे लोड बैलेंसर लगा है, और यहाँ पे हमने मान लीजिए 4 सर्वर लगा रखे हैं फ्लिपकार्ट के, 5, तो ये क्या करेगा, इक्वली लोड को पांचों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और अगर कोई सर्वर डाउन हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, फिर इसके
ट्रैफिक को फिर से ये बराबर बराबर चारों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये काम होता है लोड बैलेंसर का। तो ये भी क्लाउड में अवेलेबल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट फिजिकल वर्ल्ड में बहुत ही कम इसके सिनेरियोस देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट साइट का देखे होंगे आप, अक्सर डाउन ही रहती है इसी की वजह से। जैसे स्कॉलरशिप वाली साइट होती थी, मेन स्कॉलरशिप के टाइम पे डाउन हो जाती थी। क्यों होती थी भैया? इतने सारे लोग हिट करते थे, सबके रिक्वेस्ट को सर्वर प्रोसेस नहीं कर पाता था, क्योंकि उन्होंने लोड बैलेंसर नहीं लगा रखे थे, और प्लस की ज़्यादा सर्वर नहीं लगा रखे थे। भैया सर्वर अधिक लगाने का मतलब है कि भैया आपको कॉस्टिंग ज़्यादा देनी पड़ेगी। फिजिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती थी, इसलिए कोई हिम्मत ना करती है गवर्नमेंट एजेंसी की भैया हम अपना लगाएं। जनता परेशान है तो परेशान रहे, उनसे कोई मतलब ही ना है। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू। ओके। और रिकॉर्डिंग हम ऑफ कर लेते हैं।